नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। देश में कोरोना से बहुत बुरा हाल है। रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी है, खून की कमी है और आज कुछ जगहों से वैक्सीन खत्म होने की भी खबरें मिल रही हैं। वैक्सीन पर तो देश में आज राजनीति भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको आज कोरोना के कुछ अपडेट्स दे देना बहुत जरूरी है। आज का सबसे बड़ा अपडेट है, देश में आज तक अब तक के सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। 1,15,000 से भी ज्यादा। ये पूरी दुनिया में आज आए केसेस का करीब 20% है। तो इससे आप ये खतरा कितना बड़ा है अंदाजा लगा सकते हैं। और यही वजह है देश के कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के ही एक और जिले दुर्ग में भी कल से 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोरोना से पंजाब में भी बुरा हाल है और इसीलिए वहां आज से नाइट कर्फ्यू रहेगा। पंजाब के स्कूल कॉलेजेस को 30 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के सभी नगरीय इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कल से 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वहीं अगर शाहजहाँपुर की बात करें तो शाहजहाँपुर शहर में भी अगले 2 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये जानकारियां हमने आपको इसलिए दी ताकि आप ये समझ जाएं कि कोरोना को लेकर सरकारें कितनी गंभीर हैं और इसीलिए आप भी कोरोना के स्प्रेडर ना बने। एक कोने से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पीपी किट में लिपटे ये 8 शव हैं जो एक ही चिता पर जलाने के लिए रखे गए हैं। ये महाराष्ट्र के बीड जिले की तस्वीर है, जहां पिछले 24 घंटे में 741 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं और 8 लोगों की मौत हो गई है। बीड का अंबाजोगई इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ 8 मृतकों का अंतिम संस्कार एक साथ एक ही चिता पर किया गया। तस्वीरें डराने वाली जरूर हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है जो कोरोना की दूसरी लहर को अभी तक हल्के में ले रहे हैं। कुछ ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम से भी आई हैं। यहाँ भी शवों को जलाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ये विचलित करने वाली तस्वीरें रतलाम के मुक्तिधाम की हैं, जहां एक ही दिन में 6 शवों को पीपी किट में लपेटकर एक साथ जलाया गया। रतलाम में सिर्फ 15 दिनों में ही कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के पार चली गई। शमशानों में शवों के लिए जगह कम पड़ रही है तो इसकी वजह है लोगों की लापरवाही, और लापरवाही की ऐसी ही कहानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई है। यहाँ लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई हैं। बोर्ड पर साफ साफ लिखा है गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू कोविड-19, यानी कोविड-19 का आईसीयू वार्ड। ये कोरोना का आईसीयू वार्ड है जहां लोग अंदर बाहर आराम से जा रहे हैं। लोगों ने मुंह पर मास्क तो पहना है, लेकिन कोई पीपी किट नहीं है। ये राजगढ़ का जिला अस्पताल है। ये कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजन हैं जो अपने मरीजों का हालचाल जानने, उन्हें जरूरत का सामान, खाना या फल देने के लिए जा रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। आपकी कौन भर्ती है कोविड वार्ड में? मम्मी पापा। अंदर कोविड वार्ड है, इसमें सामान वामान लेने लेके आ रहे हैं। आप ही जाते हो? जाना पड़ता है, कुछ जरूर मान लो बाहर से इंजेक्शन लाना रहे, अभी जाए तो अंदर ही जाके देते हो? हाँ, अंदर जाके देते हो ना। बिना पीपी किट के आपको अंदर आने जाते देते हैं? रोकता नहीं है कोई? सभी आ रहे हैं। यहाँ कौन भर्ती है आपका? मेरी बहू है और मेरी मिसेज भी है। इसमें क्या सामान वामान देने करने आप ही जाते हो अंदर? हाँ, सामान वो पर्चा वगैरह दिखता है तो कोई गोली दवा लाओ, ये लाओ तो ला के देना पड़ती है। अंदर ही जाते हैं, कोई रोकता नहीं है आपको अंदर? हद तो तब हो गई जब अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सीटी स्कैन करवाने के लिए उनके घर वालों के साथ प्राइवेट कार में 20 किलोमीटर दूर भेज दिया। सीटी स्कैन का बोला तो मतलब मैं खुद तो दोनों मरीजों को मैं गाड़ी में बिठा कर ब्यावरा लेके गया। पॉजिटिव मरीज को? आप अच्छा, आप गाड़ी में बिठा के ले गए जांच करवाने की, और मरीज भी आपके पास ही बैठा था? मरीज पीछे बैठे थे, लंबी गाड़ी थी। अब कोरोना काल की एक और लापरवाही आपको दिखाते हैं। ये पंजाब के अमृतसर की तस्वीरें हैं, जहां रोडवेज की बस में बैठने के लिए धक्का मुक्की हो रही है।
पंजाब में कोरोना की वजह से हालत खराब है, लेकिन लापरवाहियों ने भी हदें पार की हुई हैं। यहाँ इस रोडवेज की बस में सिर्फ 40 के बैठने की जगह है, लेकिन कोरोना काल के बावजूद इसमें 90 सवारियों को ठूस ठूस कर बिठा दिया गया है। लोगों की भीड़ इसलिए भी हुई क्योंकि सरकार ने महिलाओं की टिकट फ्री की हुई है। ऐसी ही डरावनी लापरवाहियों की वजह से देश में कोरोना का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,15,736 नए केस आए हैं। ये कल पूरी दुनिया के कुल केसेस का 20% है। सिर्फ 3 दिन में भारत ने दूसरी बार 1 लाख का आंकड़ा पार किया है। ये अब तक के भारत में एक दिन में आए सबसे ज्यादा केसेस है। भारत में कोरोना की इस दूसरी लहर को जरा और आसान भाषा में और सरल आंकड़ों में समझिए। भारत में इस वक्त 1 घंटे में 4,822 केस आ रहे हैं। हर मिनट में भारत में कोरोना के 80 नए केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 630 लोगों की मौत हुई है, यानी हर घंटे 26 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा रहे हैं। भारत के एक्टिव केस बढ़कर 8,43,473 हो गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 24 दिन में एक्टिव केस 2 लाख से 8 लाख हो गए। पूरे देश में कोरोना के जितने नए मामले हैं उसमें से आधे सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? पहली बार कोरोना की लहर में महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था और इस बार भी ऐसा ही है। प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। महाराष्ट्र में बढ़ते केसेस के पीछे कोरोना वायरस का नया म्यूटेशन बड़ी वजह बताया जा रहा है। राज्य में कोरोना के 2 नए वेरिएंट पाए गए हैं, जिन्हें E484Q और L452R नाम दिए गए हैं। E484Q नाम का यह म्यूटेशन राज्य में पहले भी पाया गया था। L452R नाम का म्यूटेशन अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया गया था। यह आशंका है कि महाराष्ट्र में यह म्यूटेशन अमेरिका से ही आया होगा। महाराष्ट्र के 15 से 20% सैंपल्स में 2 नए म्यूटेशन पाए गए हैं। आज यही आशंका महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी जाहिर की। हमें एक अंदेशा है कि अलग स्ट्रेन आया है या म्यूटेशन बदला है क्या। महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया से सैंपलिंग भेजे जा रहे हैं। कई पेशेंट्स ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो रूटीन बिहेवियर नहीं कर रहे। इवन पोस्ट कोविड बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसके बारे में अथॉरिटी NCDC है और उन्होंने मार्गदर्शन करना जरूरी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि कोरोना के नए स्ट्रेन में नए लक्षण भी आ गए हैं। कोरोना के पुराने लक्षणों में बुखार, थकान, सूखी खांसी, स्वाद और गंध महसूस न होना था, लेकिन अब नए लक्षण अलग हैं, जैसे पेट दर्द, मतली, उल्टी, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और भूख न लगना। चीन में हुई एक स्टडी के मुताबिक कंजक्टिवाइटिस भी कोविड-19 का एक लक्षण है। नए स्ट्रेन की वजह से मुंबई में बुरा हाल है। यहां आंशिक लॉकडाउन तो पहले से ही चल रहा है, अब पूर्ण लॉकडाउन का डर है। इसलिए लोग डरे हुए हैं और अब लोग अपने गांव लौट रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से उत्तर भारत के मजदूरों से भरी ट्रेनें हर रोज निकल रही हैं। समस्या ये भी है कि कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से पहले ही काम धंधा ठप है, इसलिए ये लोग अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे फैक्ट्री में। हाँ। तो क्या बताया गया वहाँ पे आपको? वहाँ पर काम बंद लॉकडाउन से होने वाला है, तो बैठ के हम लोग क्या करेंगे? आप उस घर जा रहे हैं। क्या कारण पड़ गया? जी कोरोना के लिए हम लोग गांव जा रहे हैं। कंपनी में काम कर रहे तो हम लोग को भगा रहे हैं, इसके लिए हम लोग गांव जा रहे हैं। घर वाले भी बुलाए, काम बंद हुआ, उसके खातिर तो जा रहे हैं। हम लोग रोजी रोटी कमाने आए हैं, जो कि रोजी रोटी मतलब ना के बराबर है। तो यहाँ का खर्चा नहीं संभल पा रहा है, तो घर का खर्चा कैसे संभलेगा? गाँव में ही बेहतर है अभी इस माहौल में। लेकिन इसके बाद भी मुंबई में लोग सुधरने को तैयार कहां हैं? एबीपी न्यूज की मुहिम मास्क अप इंडिया की टीम ने आज मुंबई की सड़कों की पड़ताल की। हमारे संवाददाता राजेश त्रिपाठी ने लोगों से मास्क न लगाने की वजह पूछी। लोगों के पास बहानों की पूरी लिस्ट तैयार थी। मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी स्टेशन के बाहर हूँ और आइए आपको दिखाते हैं। तीनों लोगों ने मास्क नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अभी कुछ खाना खा रहा था मैं, इसलिए नहीं। आपने क्यों नहीं लगाया?
हम तो अभी खाना खाए पूरी। मास्क आप लोग क्यों नहीं लगा रहे? मास्क तो लगेला ही है ना इधर पे हमारा, मगर हमारा तो अभी नीचे उतरा हुआ था, हमने फोन पे बात करने के लिए, उसके लिए नीचे उतार के ये करा हुआ। मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? लगाते हुए तो तंबाकू खाया इसलिए तो। एबीपी न्यूज की मास्क अप इंडिया की टीम भोपाल भी पहुंची। यहाँ लोगों के पास मास्क तो था, लेकिन जेब में। कुछ लोगों ने कैमरा देखते ही मास्क पहनना शुरू कर दिया और कुछ लोग एबीपी न्यूज का कैमरा देखते ही भाग गए। तो भाई मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क रखा है, अभी तो पानी पिया था ना तो निकाल दिया था। भैया मास्क क्यों नहीं लगाया? सॉरी सर। तो ऐसी गलती क्यों करते हो? गलती हो गई सर, लगा था वो खिसक गया होगा। भैया मास्क क्यों नहीं लगाए हो? सॉरी। क्यों नहीं लगाए थे? लगाया था लेकिन थोड़ा धूप पड़ रही थी इसलिए निकाल दिया। भैया सरकार इतनी चेतावनी दे रही, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? लगा लिया। अच्छा, तो ऐसी गलती क्यों करते हैं मालिक? अरे भूल गया था। जयपुर में भी हमें ऐसे लापरवाह लोग दिखे। यहाँ भी सड़कों पर लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। किसी ने गलती मानी तो किसी ने नहीं। कोई बहस करने लगा तो कोई नाराज हो गया। यानी जितने लोग उतने बहाने। नहीं करनी बात। मास्क क्यों नहीं लगा रखा? वैक्सीनेटेड है। मास्क कहाँ है? सर अभी बात करने के लिए तो निकाला। क्या हो गया, मुंह से तो आवाज नहीं वो बात सही है सर, पानी पी के आया मास्क था। ये रहा सही लगा रहा हूँ, 2 मिनट। सॉरी लगाओ। नहीं मास्क क्यों नहीं है आपके पास? मास्क घर भूल गया। ये लीजिए, लगाइए। अच्छा नहीं भूल गया, गांव से आता हूँ, लेके नहीं आया। 2 के सुखाया था ना। नहीं वो बात सही है, लेकिन 2 के सुखाया था ना तो वो रह गया वहाँ पे। ये बताइए आपका मास्क कहाँ है? मेरा मास्क मेरे जेब में ही है, अभी घर से निकला ही हूँ मैं। अच्छा, मास्क कहाँ है आपका? जेब में। तो जेब में रखते हैं मास्क? जेब में नहीं रख रहा, वो लगाना भूल गया। क्यों लगाना? गुटखा खा रखता हूँ। मास्क नहीं है? बिल्कुल लगाइए। लगा लेता हूँ सर इसमें। लगा लीजिए सर। नहीं है, ये लीजिए लगाइए। भैया मास्क। अरे लाइब्रेरी से खाना खाने जा रहे इसलिए आए थे उसमें रेस्टोरेंट में। लेकिन रूम में लाइब्रेरी है, लेकिन मास्क तो लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। चलिए ये लगाइए। ओके थैंक यू। प्रशासन और सरकार क्या करे जब लोगों ने लापरवाही बरतने की ठान ली है, मास्क लगा ही नहीं रहे और इसीलिए आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। अब बात कोरोना की वैक्सीन पर हो रही राजनीति की कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज ये कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है और इसके बाद तो कांग्रेस को सरकार पर नया हमला करने का मौका मिल गया। दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारें केंद्र से पहले से ही देश के हर बालिग को वैक्सीन देने की मांग कर रही हैं। सरकार इस मांग को ठुकरा भी चुकी है। इस पर भी आज दिन भर जमकर राजनीति हुई। भारत राजनीतिक तौर पर एक जागृत देश है, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि संकट के समय में वैक्सीन पर भी राजनीति हो सकती है। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो दिल्ली में वैक्सीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि वैक्सीन का निर्यात बंद होना चाहिए और 18 साल की उम्र से अधिक सभी व्यक्तियों को वैक्सीन दी जाए। देश की दवाई देश को दो, आप देश की दवाई विदेशों में क्यों दे रहे हैं? जब दिल्ली के लोगों को वैक्सीन नहीं है तो बाहर क्यों बांटी जा रही है? पहले हमारे देश को हर एक छोटे से छोटे आदमी को वैक्सीन लगनी चाहिए। जब हमारे देश की वैक्सीन हमारे देशवासियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो दूसरे विदेशों में बेची जा रही है। मैम आपके भी घर में परिवार होगा, आपको नहीं लगता कि देश की वैक्सीन देश में यूज करें? लेकिन हैरानी इस बात पर होती है कि कोरोना के खिलाफ भीड़ लगाकर प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने तो मास्क भी नहीं लगाया था। इस तरह का आयोजन कराना ये भी अपने आप में एक चुनौती नहीं है, निमंत्रण नहीं है, खुला निमंत्रण कोरोना। ये तो 100 लोग हैं, दिल्ली के कोने में आए हैं। लाखों लोग प्रधानमंत्री की रैली में रोज आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं, केरल में आ रहे हैं, असम में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन रैलियों के मुकाबले ये रैली जो उन लोगों को जगाने के लिए की जा रही है वो बहुत जरूरी है और भी होनी चाहिए। देश के हर बालिग व्यक्ति को वैक्सीन देने की ये मांग दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों राज्यों से की गई है। आज इस मांग का समर्थन कांग्रेस ने भी कर दिया। वैक्सीन लेना सबका अधिकार है। क्या हमने कहा था कि पोलियो सिर्फ इस कैटेगरी के लोगों के पास रहेगा? सबके लिए वो एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। दिस हैज टू बी यूनिवर्सल, दिस हैज टू बी फॉर एवरीवन।
वैक्सीन देना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन सरकार कल ही ये साफ कर चुकी है कि वैक्सीन सभी को नहीं दी जाएगी। सरकार की तरफ से दलील ये दी गई कि वैक्सीन जरूरत के हिसाब से दी जाती है, चाहत के हिसाब से नहीं। अधिकांश मित्र उस बारे में विमर्श भी करते हैं, वो ये है कि आखिर हम वैक्सीनेशन को सबके लिए क्यों नहीं खोल देते। यही दो उद्देश्य हैं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कोई देश हो। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि जिसको चाहत है उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा ये होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाए। अपनी टीका न लगाने की दलीलों के साथ सरकार ने कुछ देशों का उदाहरण भी दिया है। जैसे यूके में फरवरी से 15 अप्रैल तक 60 से 69 साल तक के लोगों को टीका लगेगा, फिर वो 50 से 59 साल के लोगों को टीका लगाएंगे। अमेरिका में तीसरे फेज में 65 से 74 साल के लोगों को ही टीका लग रहा है। फ्रांस में 50 साल से ऊपर उन्हीं लोगों को टीका लग रहा है जो रिस्क में है। स्वीडन 65 साल से ऊपर वालों को ही टीका लगा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 70 साल से ऊपर के लोगों को ही टीका लग रहा है। सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होने वाला जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप 20 to 40 एज ग्रुप है, सबसे ज्यादा इन्फेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको भी वैक्सीनेशन करना जरूरी है। इनके लिए भी वैक्सीनेशन खुला करने के लिए इमीडिएट एक्शन सरकार ने लेने की जरूरत है। लेकिन जानकारों का मानना है कि टीका लगने का मतलब ये नहीं है कि अब कोरोना नहीं होगा, क्योंकि टीका लगने के भी कई हफ्तों के बाद शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। दूसरी डोज के बाद मैक्सिमम एंटीबॉडी रिस्पांस जो है वो आप समझ लीजिए कि 4 से 6 हफ्ते के बाद ही दिखाई देता है। धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ रहा होता है और जो वायरस से इन्फेक्शन होता है उसका वायरस लोड कितना मिला आदमी को, उसकी और डिफेंस के झगड़े में कौन जीता, उस पर डिपेंड करता है कि इवेंचुअल डिजीज होती है कि नहीं। आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं दी जा रही। ये दावा है कि महाराष्ट्र के पास सिर्फ 3 दिन की वैक्सीन का स्टॉक बचा है, लेकिन केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार से वैक्सीन का सप्लाई जो गति से होना चाहिए, जो स्पीड से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो वो मांग मैंने रखा है। दूसरा मैंने ये भी रखा है 20 to 40 एज ग्रुप को भी वैक्सीनेशन कराया जाए। वीकली 40 लाख डोसेस हमारे को दिए जाए। महाराष्ट्र में 14 लाख वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है और अगर हम 5 लाख के रेट से पकड़ते तो 3 दिन का ये स्टॉक है। मैं ये चाहता हूं कि इमीडिएटली ये स्टॉक बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र सरकार के आरोपों को खारिज किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से कहा गया है कि कई राज्य सरकारें अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों में कोरोना का भय फैला रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक और लेटर बम से धमाका हुआ है। ये कथित चिट्ठी सचिन वाजे की कही जा रही है, जो एंटीलिया केस में एनआईए की कस्टडी में है। इस चिट्ठी में अनिल देशमुख के साथ साथ उद्धव ठाकरे सरकार के एक और मंत्री पर आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस लेटर बम से उद्धव के एक और मंत्री की कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि इस कथित चिट्ठी के सामने आते ही फिर वही सिलसिला शुरू हो चुका है जो परमबीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद हुआ था। एंटीलिया केस में एक और चिट्ठी बम। परमबीर के बाद आई वाजे की चिट्ठी। इस चिट्ठी से भी जाएगी एक और कुर्सी। एंटीलिया केस में परमबीर के लेटर बम की गूंज अभी खत्म नहीं हुई कि एक और चिट्ठी बम का धमाका हो गया है। कहा जा रहा है कि ये चिट्ठी सचिन वाजे ने लिखी है। इस चिट्ठी के मजमून से साफ हो जाता है कि अनिल देशमुख की मुसीबत और बढ़ने वाली है। साथ ही उद्धव सरकार के कुछ और मंत्रियों के नाम भी इस चिट्ठी में है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। चिट्ठी में है, शरद पवार ने मुझे दोबारा सेवा में लेने का विरोध किया था। पवार के ऐतराज की बात वाजे को अनिल देशमुख ने बताई। पवार को मनाने के एवज में देशमुख ने 2 करोड़ रुपए मांगे। पैसे देने के वादे पर देशमुख ने बहाली की हरी झंडी दी।
अनिल देशमुख ने कई बार वसूली का आदेश दिया। देशमुख ने रेस्टोरेंट और 1650 बार से वसूली की बात कही थी। शिवसेना के अनिल परब ने वसूली के लिए कहा था। अनिल परब ने एक महत्वपूर्ण जांच को लेकर दबाव बनाया था। वसूली के लिए देशमुख ने जो कहा वो परमबीर को बताया था। वाजे की ये चिट्ठी भी परमबीर के लेटर बम से कम नहीं है और इस धमाके का असर भी दिखने लगा है। देशमुख तो कुर्सी गंवा चुके हैं, लेकिन इसमें उद्धव सरकार में मंत्री अनिल परब का नाम है, जिन्हें इस चिट्ठी के सामने आने के बाद तुरंत सफाई जारी करनी पड़ गई। अनिल परब ने कहा, आज सचिन वाजे ने अदालत के एक पत्र से जो आरोप लगाए हैं उन्हें मैं नकारता हूं। ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं। अगर दोषी हुआ तो मेरे पार्टी प्रमुख मेरा फैसला करेंगे। मैं सीएम का करीबी हूं, इसीलिए मेरे जरिए सीएम को टारगेट किया जा रहा है। वैसे परमबीर की चिट्ठी सामने आने के बाद अनिल देशमुख ने भी कुछ इसी तरह अपनी सफाई दी थी, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी ही पड़ी। अब वाजे की कथित चिट्ठी सामने आई है, लेकिन इसकी आंच अनिल परब तक पहुंच रही है, क्योंकि वो कुर्सी पर है। आज सचिन वाजे और परमबीर सिंह के बीच केमिस्ट्री को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को लेकर गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा है कि सचिन वाजे की नियुक्ति के फैसले में परमबीर सिंह की अहम भूमिका थी। और अब डॉन मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार के मास्टर स्ट्रोक से जुड़ी खबर। बांदा जेल में आज मुख्तार अंसारी पहली रात गुजार रहा है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब उसके गुनाहों का हिसाब किताब भी शुरू होगा। लेकिन मुख्तार को उसके अंजाम तक पहुंचाना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए सरकार ने एक खास रणनीति बनाई है। ये रणनीति क्यों जरूरी है, क्यों मुख्तार का हिसाब है योगी सरकार के लिए जरूरी, और अब मुख्तार को लेकर क्या है योगी सरकार का एक्शन प्लान, जानने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ये मुख्तार की उन दिनों की तस्वीरें हैं जब वो काफिले में निकलता था पूरी ठसक और रुतबे के साथ। फिर समय का पहिया घूमा और पुलिस के काफिले में मुख्तार निकला। ला के उनको अंदर दाखिल कर दिए हैं। सभी लोग बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे कर्मचारी भी पहने थे, अधिकारी भी पहने थे और उनको भी पहनाई दी थी। ये दो तस्वीरें जुर्म की दुनिया के मुख्तार के लाचार होकर जेल पहुंचने की कहानी बयां करती है। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं, मुख्तार की जिंदगी का ये कॉन्ट्रास्ट तब और भी गहरा हो जाता है जब उसके परिवार की जड़ों पर नजर डाली जाती है। ये शानदार हवेली उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मुख्तार का पुश्तैनी घर है और ये हवेली ही बता देती है कि मुख्तार का खानदान उसकी जुर्म की दुनिया से काफी ऊंचा रहा होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्टर पंकज झा जब इस हवेली में पहुंचे तो मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने उन्हें दीवार पर टंगी तस्वीरों के जरिए अंसारी खानदान का इतिहास बताया था। ये है ब्रिगेडियर उस्मान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, और ये 3 जुलाई 1948 को नौशेरा बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ। यानी ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे और दादा आजादी की जंग के सत्याग्रही। नाना और दादा के अलावा इन दीवारों पर तमगों और तस्वीरों की कतार लगी है और हर तस्वीर एक शानदार और गौरवशाली इतिहास की गवाही है। कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये कहावत मुख्तार अंसारी के मामले में पूरी तरह फिट बैठती है। जो मुख्तार अंसारी आज अपने गुनाहों की सजा जेल के पीछे काट रहा है, उसके दादा कभी इस देश की आज़ादी के लिए जेल गए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका नाम भी मुख्तार ही था। मुख्तार अंसारी के नाम से उत्तर प्रदेश में हत्या और अपहरण समेत 53 मामले दर्ज हैं। उसके कर्म और इस हवेली में टंगी हर तस्वीर की कहानी दूर दूर तक मेल नहीं खाती। मुख्तार के दादा का नाम मुख्तार अहमद अंसारी था, जो आजादी की जंग के नायक रहे। यही नहीं, 1926 से 1927 तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान थे, जिन्होंने 1947 में नवशेरा के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए थे और शहीद हुए। बाद में उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया।
मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी एक जाने माने कम्युनिस्ट नेता थे और बेहद साफ सुथरी छवि के थे। यही नहीं, हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के चाचा हैं, जो कई देशों में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है, जिसने भारत को गोल्ड मेडल तक दिलवाया है। मुख्तार के घर की दीवारों पर आज भी इन हस्तियों की तस्वीरें टंगी हुई हैं। शायद इस खानदानी विरासत का ही नतीजा है कि आज भी आसपास के लोग इस खानदान को खुदा तक का दर्जा देने लगते हैं। इसी को मानते हैं तो हम लोग उसी को मानते हैं। ऊपर अल्लाह है, नीचे अफजाल का कोई भी चुनाव में लड़ किसी को क्या, हम लोग से पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बीएसपी हो, बहुजन हो, समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट, ना अफजाल से मतलब है। यहाँ अफजाल देखा जाता है। 3 भाइयों में सबसे छोटे मुख्तार को शायद अपनी खानदानी विरासत पर गर्व के बजाय घमंड हावी हो गया, और जिसका नतीजा ये है कि जिस आदमी का दादा अंग्रेजों से लड़ाई में जेल गया, उसका पोता आज हत्या और अपहरण के मामले में सलाखों के पीछे है। आप जानते हैं, मुख्तार अंसारी पिछले 16 साल से सलाखों के पीछे है। उसने जुर्म की दुनिया से शुरुआत कर राजनीति में कदम रखा, क्योंकि राजनीति उसे विरासत में मिली थी। लेकिन बांदा जेल में आज मुख्तार अंसारी पहली रात गुजार रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब उसके गुनाहों का हिसाब किताब भी शुरू होगा। देख सकते हैं वो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी बैठा हुआ है। 14.5 घंटे का वक्त लगा मुख्तार अंसारी को बांदा जेल पहुंचने में। ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं। सीएम योगी का चला डंडा, सलाखों के पीछे पहुंचा गुंडा। आखिरकार 14.5 घंटा का सफर पूरा करने के बाद में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पहुंच चुका है बांदा की इस जेल में। दोपहर 2:06-7 के आसपास निकला था और सुबह करीबन 4:30 बजे मुख्तार अंसारी पहुंचा इस जेल में। और फिलहाल मुख्तार अंसारी इसी जेल में बंद है। ये वही जेल है जिसके लिए मुख्तार अंसारी का कहना था कि उसको यूपी की जेल में डर लगता है। मुख्तार अंसारी आज उस 4 दीवारी में पहली रात बिताएगा, जहां जाने से उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। और शायद आज ही उसे ये सही मायनों में एहसास होगा कि जेल क्या होती है, क्योंकि उसे ऐसी काल कोठरी में रखा गया है जिसके नाम से ही हर अपराधी की रूह कांप उठती है। सामान्य कैदी की तरह वो भी एक कैदी हैं, रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम केवल किया गया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार के किले को गिराने की शुरुआत उसके बांदा पहुंचने से पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन अब बारी उसके गुनाहों के हिसाब की है। उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के काले कारनामों की 10 फाइलें हैं, जिनमें से 4 गैंगस्टर एक्ट से जुड़ी हैं। फिलहाल सबसे पहले जेल के अंदर जेलर और डिप्टी जेलर से मारपीट के मामले की फाइल खुलने जा रही है। उसके बाद एक एक जुर्म का हिसाब शुरू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ये ठान चुकी है कि मुख्तार के हर गुनाह का हिसाब किताब किया जाएगा, लेकिन उसकी क्राइम फाइल इतनी लंबी है कि यह काम उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मुख्तार 2005 से जेल में है। इस तरह वो जेल में करीब 16 साल गुजार चुका है। इस तरह उस पर दर्ज ज्यादातर मामलों की अधिकतम सजा पूरी हो जाती है। अब जो मामले बचे भी हैं, वो इतने पुराने हैं कि उनसे जुड़े सबूत और गवाह इकट्ठा करना जांच एजेंसियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। मुख्तार अंसारी लगभग 3 दशकों से जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है। उस पर केस तो खूब दर्ज हुए, लेकिन अपराध कभी साबित नहीं हुआ, क्योंकि अदालत पहुंचने से पहले वो सबूत और गवाह दोनों ही मिटा देता है। कृष्णानंद राय की हत्या से लेकर मऊ दंगे तक उसने यही पैतरा अपनाया। यूपी सरकार भी ये जानती है कि मुख्तार का हिसाब करना कितनी बड़ी चुनौती है, इसलिए मुख्तार पर चौतरफा वार किया जा रहा है। प्रशासन अब तक मुख्तार की 192 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है। 41 करोड़ की सालाना आय के साधन बंद किए जा चुके हैं। मुख्तार गैंग के 96 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 75 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया गया है। यही नहीं, प्रशासन 85 हथियारों के लाइसेंस निलंबित, 53 लाइसेंस निरस्त और 71 हथियार जमा करा चुका है। इसके साथ ही मुख्तार का 2.5 करोड़ का स्लॉटर हाउस भी ध्वस्त किया जा चुका है।
दरअसल मुख्तार का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो सबूत पहले ही मिटा देता है और खौफ ऐसा है कि कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता। ऐसे में मुख्तार को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति उसके नेटवर्क और उसके डर को खत्म करना है। जो भी उस पर मामले चल रहे हैं 53 मामलों में वांछित है, 15 ट्रायल चल रहे हैं, सभी में गवाह निर्भीक होकर के अपनी गवाही करेंगे और निश्चित रूप से न्यायालय के माध्यम से उसे हम दंडित करा सकेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। योगी सरकार भी मुख्तार की जुर्म की दुनिया मिटाकर एक तीर से कई शिकार कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। मुख्तार पर शिकंजा कसने से योगी सरकार की एंटी क्रिमिनल छवि मजबूत होगी। चुनावी समीकरण के आधार पर देखा जाए तो पूर्वांचल में मुख्तार का दबदबा कम होने से अल्पसंख्यक वोट बढ़ जाएगा। मुख्तार पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप है। ऐसे में अगर सरकार उस पर कार्रवाई करती है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ेगा। इन सब के अलावा अब मुख्तार को लेकर ध्रुवीकरण होने की भी संभावना है, जिसका बीजेपी को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर कोई गैंगस्टर पकड़ा जाता है, कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होती है, तो एक संदेश पूरे प्रदेश में जाता है कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर। मुख्तार का केस इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में पॉलिटिशियन, गैंगस्टर और पुलिस का नेक्सस काम कर रहा था। तो निश्चित रूप से इसका असर जो है लोगों पर ये पड़ेगा कि ये सरकार कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरह से दूसरी सरकारें करती थी। मुख्तार की पूरी क्राइम फाइल में ये साफ नजर आता है कि वो बेहद शातिर और कानूनी दांवपेचों का फायदा उठाना भी जानता है। योगी सरकार भी ये जानती है कि मुख्तार को अंजाम तक पहुंचाना एक टेढ़ी खीर है। इसलिए मुख्तार के बांदा जेल पहुंचने के बाद अब शह और मात का असली खेल शुरू होने की उम्मीद है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक में अब बात मौसम के मिजाज की। मैदानी इलाकों में जहां पारा रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, तो वहीं पहाड़ों पर लोग बर्फबारी से बेहाल हैं। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। आपको दिखाते हैं बेमौसम बर्फबारी की कुछ तस्वीरें। अप्रैल महीने की इस तपती गर्मी के बीच ये कूल ठंडा करने वाली बर्फबारी सुकून जरूर देती है। ये वीडियो उत्तराखंड के उत्तरकाशी का है। यहाँ मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि पूरा इलाका बर्फिस्तान बन गया। इस बर्फबारी की वजह से गंगोत्री धाम में मंदिर की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। उत्तराखंड के साथ साथ बर्फ ने जम्मू कश्मीर में भी दस्तक दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तो सफेद कहर से ट्रैफिक पर ब्रेक ही लग गया। पीर पंजाल रेंज में बर्फ की चादर हटाने के लिए मशीनों की मदद लेनी पड़ी। वहीं बर्फ हटाने में जुटे कर्मचारी बीमार तक पड़ गए हैं। वर्कर जो है वो बीमार हो चुके हैं। यहाँ बर्फ का जो कूल टेम्परेचर होता है और ये हवा होती है, ये बड़ी नुकसानदेह होती है सेहत के लिहाज से। तो काम करने वाले लड़के मैक्सिमम जो है बीमार पड़ गए। लद्दाख के द्रास में भी 4 इंच तक बर्फ गिरी, जिसके बाद वहां दोबारा दिसंबर वाली ठंड लौट आई है। तो अब मास्टर स्ट्रोक में मुझे दीजिए इजाजत।